Everyone, welcome to Legal Code. I am Advocate Neeraj, and today we are going to discuss a previous year question paper of All India Bar Examination. This is practice set number 4. तो चलो शुरू करते हैं. पहला क्वेश्चन है 61 का. टेम्पररी ऑक्यूपेशन ऑफ वेस्ट और एरेबल लैंड प्रोसीजर व्हेन डिफरेंस एज टू कंपेंसेशन एग्जिस्ट इज प्रोवाइड अंडर सेक्शन नंबर 61 का जो ऑप्शन है दैट इज सी. सेक्शन नंबर 35 ऑफ लैंड एक्विजिशन एक्ट. सेक्शन नंबर 32 क्या बोलता है? इन्वेस्टमेंट ऑफ मनी डिपॉजिटेड इन रेस्पेक्ट ऑफ लैंड बिलोंगिंग टू पर्सनस इनकम्पिटेंट टू एलिनेट. इसका मतलब ये है कि अगर जिस व्यक्ति के संपत्ति पर अगर किसी व्यक्ति ने इन्वेस्टमेंट लगाया, अपने पैसे लगाया है, और वो व्यक्ति जिसकी संपत्ति में लगाया वो प्रॉपर्टी को एलिनेट नहीं कर पाता, ये इनकम्पिटेंट है, उसके बारे में सेक्शन नंबर 32 बताता है. सेक्शन नंबर 30 किसके बारे में बताता है? डेट इज डिस्प्यूट एज टू द अपॉर्शनमेंट. यानी कि अगर कोई भी मामला ज़मीन से संबंधित कोई डिस्प्यूटेड है और उसमें किसी पैसे के लेन देन को लेकर के उनके विवाद को लेकर के कोई मसला चल रहा है, तो उनके बीच में जो उसको किस प्रकार से अपोर्शन का मतलब होता है, किस प्रकार से शेयर में उसको तोड़ा जाएगा, किस प्रकार से अगर उसको कंपेंसेशन देना है तो किस हिसाब से तोड़ा जाएगा, उसके बारे में बताता है सेक्शन नंबर 30. सेक्शन नंबर 35 जो इसका आंसर है वो बताता है टेम्पररी ऑक्यूपेशन ऑफ वेस्ट एंड एरेबल लैंड. यानी कि बेकार और उपजाऊ ज़मीन से संबंधित जो मामलों में जो कंपेंसेशन यानी कि जो कंपेंसनेट जो सरकार द्वारा किया जाता है उसके संबंध में बताया गया 35. और सेक्शन नंबर 31 बताता है पेमेंट ऑफ कंपेंसेशन और डिपॉजिट ऑफ सम इन कोर्ट. यानी कि अगर कोई भी मामला न्यायालय के द्वारा निर्णय किया जाता है या सुना जाता है तो कोर्ट के द्वारा किस प्रकार से उस व्यक्ति को जिसके ज़मीन के संबंध में कोई विवाद चल रहा है उसको किस प्रकार से कंपेंसेट करेगा, उसको किस प्रकार से डिपॉजिट से संबंधित मामले सुने जाएंगे, उसके बारे में बताया जाता है. नेक्स्ट ऑप्शन, सूट बाय द इंडिजेंट पर्सन यानी कि गरीब व्यक्ति के द्वारा. तो देखिए बेसिकली मैंने आपको ये बताया था कि चाहे कोई भी आप एक्ट लेके जाना आप, तो अब उसमें बेसिकली आपको सभी के सभी इंडेक्स के बारे में बेसिक अंडरस्टैंडिंग यानी नॉलेज होनी चाहिए. तो उन्हीं में से देख लीजिए एक ऑर्डर नंबर 33 है, इसका आंसर दैट इज सूट बाय द इंडिजेंट पर्सन. जो होता है यानी गरीब व्यक्ति अगर उसकी संपदा, उसकी जो प्रॉपर्टी की जो वैल्यू है इसके पास 2000 रुपये से भी कम होती है, तो ऑर्डर नंबर 33 के तहत वो इंडिजेंट पर्सन यानी गरीब व्यक्ति क्या कर सकते हैं, मामले को न्यायालय में दे सकता है. अब बात करते हैं ऑर्डर नंबर 44. ये इसमें ये है कि अगर कोई इंडिजेंट पर्सन अपील करना चाहता है तो उसके बारे में ऑर्डर नंबर 44 में बताया गया. ऑर्डर नंबर 55 जैसे कोई होती नहीं, क्योंकि आपको पता है कि सीपीसी में केवल 51 ऑर्डर्स होते हैं ना कि 55, इसलिए तो ऑप्शन नंबर सी तो गलती है. 22 बताता है डेथ मैरिज इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टीज. यानी कि इसमें बताया गया कि अगर किसी पक्षकार की मृत्यु हो जाती है या कोई मामला न्यायालय में चल रहा है, उसकी मृत्यु हो जाती है या व्यक्ति इंसॉल्वेंट हो जाता है, तो या फिर इससे संबंधित जो मामले होते हैं वो चलते हैं आपका सेक्शन ऑर्डर नंबर 22 में. नेक्स्ट, रेस जेस्टे 63 में बताया गया आपका रेस जेस्टे यानी कि रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन. यानी कि रेस जेस्टे यानी कि जो कि एक ही संव्यवहार का भाग होता है, यानी कि विच इज़ द पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन से संबंधित मामले जो होते हैं वो रेलेवेंट होते हैं. तो किस में बताया गया है? सेक्शन नंबर 6 में. और वेरी इंपॉर्टेंट है, और आपको ये बेसिकली मेरे ख्याल से ये इंडियन एविडेंस एक्ट में सबसे कम सेक्शन से, इसलिए आपको जरूरत पड़ के जाए. ऑप्शन नंबर बी की बात करें, सेक्शन नंबर 17 में बताया गया कि इसमें एडमिशन के बारे में डिफाइन किया गया. एडमिशन मतलब क्या? यानी कि कोई भी ऐसा स्टेटमेंट देना, वो स्टेटमेंट चाहे वो मौखिक हो यानी कि ओरल हो यानी कि लिखित में यानी कि डॉक्यूमेंट्री हो, या फिर किसी भी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म पे हो, जो उस फैक्ट इन इश्यू के बारे में क्या करता है, अनुमान बताता है या अनुमान लगाता है. तो उससे संबंधित मामलों में जो व्यक्ति के या फिर उन परिस्थितियों में दिए गए व्यक्तियों के द्वारा दिए गए बयान को इसमें एडमिशेबल किया जाता है. डेट इज 17. डेट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ये जुडिशरी में भी इंपॉर्टेंट है, ये आता ही आता है. अब सेक्शन नंबर 18 की बात करते हैं ऑफ द एविडेंस एक्ट की. इसमें बताया गया कि एडमिशन मेड बाय द पर्सन जो कार्रवाई के पक्षकार होते हैं या फिर कोई कार्रवाई के पक्षकार होते हैं या कोई एजेंट होते हैं, या जो उस सब्जेक्ट मैटर से यानी कि जो उस विषय वस्तु से हितबद्ध यानी कि इंटरेस्टेड पार्टी होते हैं, उन्हीं को सम्मिलित किया जाएगा, बाकी लोगों को इसमें सम्मिलित नहीं किया जाएगा. यानी कि एडमिशन से संबंधित केवल उन्हीं व्यक्तियों को जोड़ा जाएगा जो कार्रवाई के पक्षकार हैं या जो इंटरेस्टेड हैं. अब सेक्शन नंबर 20 की हम बात करते हैं. सेक्शन नंबर 20 में बताया गया उन व्यक्तियों के कथन जो एडमिशेबल होंगे जो डिस्प्यूटेड सब्जेक्ट मैटर से में जानकारी देते हैं. तो बात है किसी पक्षकार के द्वारा, जैसे कि एग्जाम्पल में समझता हूँ, आपको समझाता हूँ एग्जाम्पल. अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को ये कहता है कि ये घोड़ा स्वस्थ है, और वो व्यक्ति जिस व्यक्ति के संबंध में उसने कहा है कि इसको घोड़े के संबंध में पूरी जानकारी है, तो उस व्यक्ति के द्वारा दिए गए कथन
उससे यह मान लिया जाएगा कि उस व्यक्ति को उसके संबंध में जानकारी है। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट 64 में बताया गया कि अमॉन्ग अदर थिंग्स द फंक्शन ऑफ द बार काउंसिल ऑफ इंडिया इंक्लूड्स लेइंग डाउन स्टैंडर्ड्स ऑफ प्रोफेशनल कंडक्ट एंड एटिक्वेट्स फॉर द एडवोकेट। यानी कि जितने भी अधिवक्ता यानी कि जितने भी वकील होते हैं उनके आचरण एवं उनके शिष्टाचार को संबंध में उनको फंक्शनिंग करना, उनको नियंत्रण करने के संबंध में किसके पास पावर है? डेट इज़ बार काउंसिल ऑफ इंडिया। तो इसका जो सेक्शन जो है 64 का, एंड डेट इज़ ए, सेक्शन नंबर 7। सेक्शन नंबर 8 में बेसिकली बताया गया कि व्हाट इज़ द टर्म्स ऑफ द ऑफिस, यानी कि स्टेट बार काउंसिल के जो मेंबर्स के क्या टर्म ऑफ ऑफिस होंगे उसके बारे में सेक्शन नंबर 8 में बताया गया है। सेक्शन नंबर 9 में बताया गया डिसिप्लिनरी कमेटी वो कमिटीज़ होती हैं जो कि वकीलों के आचरण एवं शिष्टाचार को मतलब उसको निर्धारित करती है। उसके बाद अब सेक्शन नंबर 6 की बात कर लेते हैं, डेट इज फंक्शन ऑफ द स्टेट बार काउंसिल के फंक्शन के बारे में बताया गया। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द जस्टिस अबाउट पैरी व्हाट वाज द 7 लैम्प्स ऑफ एडवोकेट। बेसिकली बताता हूँ, ये हमारे जो कॉलेज टाइम पे भी ये सवाल जरूर आता था और इसमें ऑप्शंस भी आ रखे हैं। तो 65 को आपको पता होना चाहिए, डेट इज़ बी। यानी कि एक वकील के अंदर क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, इसमें बताया गया कि एक वकालत का पैसा करने वाला जो वकील होता है उसके अंदर 4 चिराग होनी चाहिए, 7 चिराग होनी चाहिए। पहला होता है ऑनेस्टी, फिर करेज होना चाहिए, इंडस्ट्री, रिट, एलोकेंस, जजमेंट और फेलोशिप। ये सभी जो 7 लैम्प्स होते हैं। नेक्स्ट, हाँ, मैंने आपको इसको ये इसलिए डाला है ताकि मैं आपको रिमेंबर करवा सकूँ कि मैंने इससे पहले प्रैक्टिस, यानी कि मैंने प्रैक्टिस सेट नंबर 1, 2 और 3 को मैंने डाल दिया है। तो आप इसको जरूर चेकआउट करें, अब जरूर आप देखें इसको और इसको जो मैक्सिमम से मैक्सिमम रिवाइज करें, क्योंकि मैक्सिमम मैंने आपको बता दिया है कि प्रीवियस और क्वेश्चन पेपर ही रिपीट्स होते हैं और इसलिए आप क्या ये कर्तव्य बनता है कि आप इसको जरूर जरूर पढ़ के जाएं। नेक्स्ट, मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स पब्लिक कंपनी में कितने होते हैं? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए सेक्शन नंबर 149 ऑफ कंपनीज एक्ट, सेक्शन नंबर 149 कंपनीज एक्ट सन 2013 की बात कर रहा हूँ, उसमें पब्लिक कंपनी में डायरेक्टर की संख्या 3 होती है, जबकि प्राइवेट कंपनी की बात करते हैं तो इसका होता है 2। तो इसका आंसर 3 है, डेट इज एसोसिएट कंपनी इन रिलेशन टू द अनदर कंपनी। का मतलब एसोसिएट कंपनी क्या होती है? एसोसिएट कंपनी का मतलब होता है कि जो दूसरी कंपनी में महत्वपूर्ण प्रभाव रखता है, यानी कि उसमें इंपॉर्टेंट प्रभाव रखता है, जिसमें एक संयुक्त कंपनी सम्मिलित होती है, यानी एक वेंचर कंपनी इसमें वो होती है। अब वेंचर कंपनीज क्या होती हैं? वेंचर कंपनीज वो कंपनीज होती हैं जो बिजनेस को इस प्रकार से अरेंजमेंट करती है जिसमें 2 या 2 से अधिक व्यक्ति जो होते हैं वो मिल करके, यानी कि कोई भी चाहे कोई भी रिसोर्स से संबंधित या फिर किसी भी चीज़ से संबंधित किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए या फिर किसी स्पेसिफिक टास्क के लिए, एक्टिविटी के लिए मिल करके एक साथ काम करती है। इसका एग्जाम्पल आप समझ सकते हैं, जैसे कि नासा और गूगल ने कर रखा है। गूगल और देखिए गूगल से गूगल मैप का हम इस्तेमाल करते हैं इसके और गूगल कंपनी ने और नासा के साथ कर रखा, क्योंकि नासा की सैटेलाइट्स हैं और गूगल कंपनी ने मिल करके हमें जो गूगल मैप प्रोवाइड करते हैं। उसी प्रकार से आजकल हम देख रहे हैं जैसे वोडाफोन आइडिया, इसका बेहतरीन एग्जाम्पल कह सकते हैं। तो इसका जो आंसर है 67 का, एंड दैट इज बी। नेक्स्ट, द सुप्रीम कोर्ट हैज़ लीगलाइज्ड लिविंग विल्स एंड पैसिव इंथ्यूजिया सब्जेक्ट टू द सर्टेन कंडीशन इन द केस ऑफ। ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है और ये पिछले बार भी आ रखा था। तो 68 का जो आंसर है डेट इज बी, कॉमन कोज वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया। देखिए अरुणा रामचंद्र सानबाग एक बहुत इंपॉर्टेंट केस है। इस केस में क्या होता है कि एक महिला थी जो कि नर्स थी, उसके साथ सेक्सुअल असॉल्ट हुआ था 1970s के टाइम पे। तो उसके नेक्स्ट फ्रेंड यानी कि जो उसके न्याय मित्र ने पैसिव इंथ्यूजिया की मांग की थी, डेट इज पैसिव एंथ्यूनिजिया की मांग की थी। इसको हम कहते हैं, आमतौर पर ग्रीक वर्ड है और इसको हम कहते हैं इंग्लिश में डेट इज गुड डेथ। इसमें क्या होता है कि अब इसको समझने की कोशिश करते हैं कि पैसिव यूथेनेसिया होता क्या है। बेसिकली इसमें क्या होता है कि जो बेसिकली इसमें होता है कि इट विड्रॉ द ट्रीटमेंट एसेंशियल्स फॉर द मेंटेनिंग लाइफ। जैसे कि जब कोई व्यक्ति एक ऐसी स्थिति में होता है तो उसके यानी कि जब हॉस्पिटलाइज होता है आईसीयू में या किसी भी कंडीशन में, उसके मुंह से मतलब मास्क को हटा देना, यानी कि वो सभी चीज़ें जो कि इंसान के जीवित रहने के लिए जरूरी होती है उस चीज़ को निकाल देना आता है पैसिव यूथेनेसिया में। अब एक्टिव यूथेनेसिया में क्या होता है कि जानबूझकर ऐसी खतरनाक दवाइयों को देना, जैसे कि लीथल ड्रग्स को देना, जैसे इंसान की मृत्यु हो जाती है। तो हमारे भारत में जो सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के अनुसार पैसिव यूथेनेसिया ही यहाँ पे वैलिड है और जो एक्टिव यूथेनेसिया हमारे इंडिया में वैलिड नहीं है। नेक्स्ट,
सॉरी, इससे पहले मैं आपको इसके और बाकी ऑप्शंस भी बता देता हूँ। जैसे कि ज्ञान कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, तो इसमें ये था कि राइट टू लाइफ के अंदर राइट टू डेथ इंक्लूड नहीं है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट केस है, ये कई बार जुडिशरी में आ रखा था और बेसिकली इसके आने की भी संभावना है। कॉमन कॉज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जो इसका आंसर था, उसमें ये बताया गया था कि फंडामेंटल राइट टू लिव विद डिग्निटी अंडर आर्टिकल नंबर 21 इन इंक्लूसिव ऑफ राइट टू डाई विद डिग्निटी। यानी कि आर्टिकल नंबर 21 के फंडामेंटल राइट में अगर किसी को जीने का अधिकार किसी को डिग्निटी के साथ दिया गया है, तो मरने का अधिकार डिग्निटी के साथ दिया जाना चाहिए। उसी प्रकार से चीना जगदेश्वर वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश की बात करते हैं, तो इसमें बेसिकली ये इसमें आईपीसी के सेक्शन 309 में बताया गया है कि ये इट डज नॉट वॉयलेट ऑफ आर्टिकल 21 एंड 14 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट कैन नॉट डिक्लेयर नल एंड वॉइड। नेक्स्ट, आर्टिकल 310 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसके बारे में बताता है? तो 69 का जो है डेट इज डी, डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर विथ रेफरेंस टू द सिविल सर्वेंट। यानी कि आर्टिकल 310 के तहत ये होता है कि जितने भी सिविल सर्वेंट्स होते हैं उनको बिना बताए उसके पद से हटाया जा सकता है। हालांकि हटाना इतना आसान नहीं है। नेक्स्ट, 70 की बात करते हैं, राइट टू नो द एंटीसीडेंट्स ऑफ द कैंडिडेट इन द इलेक्शन फ्लो फ्रॉम। देखिए, यानी कि अगर कोई व्यक्ति किसी चुनाव में खड़ा होता है तो उस व्यक्ति के संबंध में जो जानकारियाँ, एक यानी कि उस कैंडिडेट के बैकग्राउंड के बारे में जानना कि वो व्यक्ति मतलब कि उसका इस व्यक्ति का कैरेक्टर कैसा है, उस व्यक्ति के यानी कि जो उसके द्वारा किए गए जो पिछले कारनामों के बारे में भी हम आर्टिकल नंबर 19(1)(a) के तहत यह हमारा जानने का एक अधिकार होता है, राइट टू नो के बारे में आता है। नेक्स्ट, इन द प्रीमेबल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, लिबर्टी शब्द का मतलब क्या होता है? बी, दैट इज ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, इसके बारे में आता है, एंड दैट इज बी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स एक्ट, जीरो कूपन बॉन्ड क्या होता है? जीरो कूपन बॉन्ड क्या होता है? जीरो कूपन बॉन्ड ये होता है कि इसमें ये एक ऐसा बॉन्ड होता है जिसमें जो कि बेसिकली लॉन्ग टाइम बॉन्ड्स इसको कहा जाता है, और इसमें जितने भी ब्याज मिलते हैं, जो भी आप जीरो कूपन बॉन्ड आप खरीदते हो, इसमें जो भी आपको ब्याज मिलता है वो मेच्योरिटी पीरियड के बाद मिलता है, जो कि 20 से 30 साल यानी कि लंबी अवधि के लिए होता है, ये कि लॉन्ग टाइम पीरियड्स के लिए होता है। इसको जारी करते हैं जैसे भारत में एग्जाम्पल नाबार्ड है। अब जीरो कूपन बॉन्ड बेसिकली खरीदते क्यों है? ताकि जब हमारे देश में मंदियाँ होती है या मंदी होती है, तो उस समय इसको आरबीआई के द्वारा जारी किया जाता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस जीरो कूपन बॉन्ड को खरीदते हैं। जीरो कूपन बॉन्ड में क्या होता है कि जो एक जैसे मान लो जो इसकी फेस वैल्यू होती है, उसके फेस वैल्यू से सस्ते में यानी कि डीप डिस्काउंट में दिया जाता है, ताकि लोगों को इसके लिए खरीदने के लिए प्रोत्साहन किया जाए, या कि जितने भी इन्वेस्टर हो उसको खरीद सके। तो इसी का जो 72 का जो आंसर है, एंड दैट इज ए। नेक्स्ट, प्रोविजंस रिलेटिंग टू जीएसटी आर इंसर्टेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए 73 की बात करते हैं, जीएसटी को डाला था 101, जो कि 1 जुलाई सन 2016 में डाला गया था। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब बात करते हैं 102 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो दिया गया है, एंड दैट इज रिलेटेड टू नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस के बारे में दिया गया है। और जो सी यानी कि 84 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट ये था कि अब जितने भी जो टेरिटोरियल कंस्टिट्यूंसीज यानी कि जितने भी इलेक्शन यानी कि इस बार यानी कि जितने भी जो किसी स्टेट में जो रिप्रेजेंटेटिव की जो सीट्स होंगी, वो अब 1991 को पॉपुलेशन एस्टिमेट ना मान करके अब उसको 2001 के आधार पर माना जाएगा, इसके बारे में बताया गया। और 74 बेसिकली SC/ST के रिजर्वेशन प्रमोशन से संबंधित है। नेक्स्ट, एज एक्यूज्ड ऑफ वेजिंग वॉर अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बाय टेकिंग पार्ट इन आर्म्ड इंसर्जेंस इन। देखिए, इसमें बताया गया कि ए नामक कोई व्यक्ति है, वो भारत सरकार के खिलाफ युद्ध लड़ने के लिए भारत सरकार के खिलाफ हथियार उठाता है, और साथ ही साथ जो कि केंद्र जो कि देश की या राज्य की जो संपदा होती है, प्रॉपर्टीज़ को डिस्ट्रॉय करता है, जितने भी जो सिपाही होते हैं उनको इनके ऊपर हमला करता है, और भारत सरकार के खिलाफ असंतोषजनक कार्य करने की कोशिश करता है। तो इसके संबंध में जो दिया गया डेट इज बी, सेक्शन नंबर 6, यानी कि ये जो भी मामला बनता है वो रेस डेस्टे से संबंधित मामला बनता है, एंड डेट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब बात करते हैं नेक्स्ट बाकी ऑप्शंस की। सेक्शन नंबर 12 में बताया गया है कि सूट फॉर द डैमेजेस फैक्ट टेंड टू इनेबल कोर्ट टू डिटरमाइन द अमाउंट। यानी कि अगर कोई भी मामला न्यायालय में चल रहा है और वो मामला किसी डैमेजेस या इस प्रकार के चीज़ों से संबंधित जिसके बारे में कोई इस प्रकार का कोई तथ्य जिसके बारे में न्यायालय को ये पता लगाया जा सके
ये न्यायालय की मदद किया जा सके या फिर न्यायालय कोई भी अमाउंट को बारे में डिटरमाइन कर सके या फिर कोई भी अमाउंट या कोई भी अवार्ड दिया जाता है उसमें मदद कर सके, उसके बारे में बताता है 12। और सेक्शन नंबर 3 में तो आपको पता है डेफिनेशंस, इसको हम इंटरप्रिटेशन क्लोज बोलते हैं। डी की बात करते हैं सेक्शन नंबर 5 की, तो इसमें बताया गया कि एविडेंस में बी गिवन इन एनी सूट प्रोसीडिंग्स ऑफ द एग्जिस्टेंस एंड नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ द एनी फैक्ट, यानी कि कोई भी साक्ष्य, जब किसी मामले में कोई भी साक्ष्य दिया जाता है तो उसके अस्तित्व एवं उसके ना अस्तित्व के संबंध में वो सभी फैक्ट इन इश्यूज़ में उन एविडेंस को दिया जा सकता है। जैसे कि एग्जांपल समझते हैं कि ए नामक व्यक्ति ने किसी का मर्डर किया और ए व्यक्ति नामक व्यक्ति के द्वारा उस व्यक्ति का मर्डर किसी भाले से किया गया, तो ये इन मामलों में एविडेंस दिया जा सकता है क्योंकि ये फैक्ट इन इश्यूज से संबंधित मामले होते हैं। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, सेक्शन नंबर 110 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट किसके संबंध में बताता है? 75 का सीट बर्डन ऑफ प्रूफ एज टू द ऑनरशिप। अगर कोई भी मामले में न्यायालय में अगर कोई भी मामला चल रहा है जिसमें लैंड से संबंधित अगर कोई मामला चल रहा है, लैंड से संबंधित कोई मामला चल रहा है तो इसमें सवाल ये उठता है कि किस व्यक्ति का ज़मीन है या किस व्यक्ति की इस प्रॉपर्टी के ऊपर ऑनरशिप है। तो इसमें क्या होता है कि इस कोर्ट में प्रूव करने के लिए कि उस व्यक्ति का ही ये संपत्ति है, तो बर्डन ऑफ प्रूफ ऑनर को ये प्रूव करने के लिए कि बर्डन ऑफ प्रूफ उसी के ऊपर होता है कि वो प्रॉपर्टी उसकी है। तो अब इसको जानने का सबसे अच्छा तरीका क्या है कि वो न्यायालय में कह सकता है कि मेरी इस प्रॉपर्टी पे पोजेसन है, अन्यथा नहीं है, यही आप कह सकते हो। इससे ज़्यादा क्या कहोगे? नेक्स्ट, सेक्शन नंबर 113 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट डील्स विद किसके बारे में बताता है? 113 किसके बारे में बताता है? इसका है आपका 76 का, दैट इज डी, प्रिजम्पशन एज टू द अबेटमेंट ऑफ द सुसाइड बाय द मैरिड वुमन। यानी कि इसमें बताया गया कि अगर किसी स्त्री को सुसाइड करने के लिए उकसाया जाता है और जब वो विवाहित स्थिति यानी कि जब वो मैरिड होती है और विद इन 7 ईयर्स उसके हस्बैंड या उसके रिश्तेदार जो है उसको परेशान करते हैं दहेज लाने के लिए या उसको सुसाइड करने के लिए वो उकसाते हैं, तो ये मान लिया जाता है, इस प्रकार की परिस्थिति मान लिया जाता है कि उस पति या उसके रिश्तेदारों द्वारा उसके साथ उसको आत्महत्या के लिए उकसाने के लिए मजबूर किया गया है। नेक्स्ट, 77 में बताया गया कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस द ऑफेंस ऑफ द सेडिशन वाज एन इशू। देखिए इसका 77 का आंसर डी है, ऑल ऑफ द अबव। ये सभी केसेस जितने भी है, चाहे वो केदारनाथ सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार हो या फिर क्वींस एम्पर वर्सेस बाल गंगाधर तिलक वाला मामला हो या फिर निहारेंदु दत्त मजूमदार वर्सेस एम्पर, ये सब उस समय की बात कर रहे हैं जब बेसिकली आपको पता होना चाहिए कि 1870 में लॉर्ड मैकाले द्वारा आईपीसी को मतलब कंस्टिट्यूट करने के लिए उन्होंने कमेटी बनाई थी। तो सेक्शन नंबर 124 से बताते हैं कि अगर कोई भी व्यक्ति कोई भी शब्दों द्वारा, चाहे वो शब्द चाहे बोल के हो, चाहे वो लिख कर हो या फिर कोई भी साइन चिन्ह द्वारा सरकार के खिलाफ हिंसा या उनके खिलाफ हैट्रेड फैलाने की कोशिश करता है तो उसके लिए अपराध दिया जाता है। लेकिन इसको बेसिकली कई सारे मामले में तो ये कहा गया कि कॉलोनियल पास से संबंधित है, यानी कि ये जो बीत चुका है जब अंग्रेजों के ज़माने की, तो इसको अब ख़त्म कर देना चाहिए। नेक्स्ट, 78 की बात करते हैं, डिलिबरेटली एंड मेलिशियस एक्ट इंटेंडेड टू ऑर्डर द रिलीजियस फीलिंग ऑफ एनी क्लास इंसल्टिंग इट्स रिलीजन और रिलीजियस बिलीफ। 78 का जो आंसर है डेट इज बी, 295A, यानी कि कोई भी व्यक्ति डिस्ट्रक्ट करता है, डैमेज करता है एक ऐसे स्थान को जो कि पूजा करने का स्थान है। प्लेस ऑफ वर्शिप को डिस्ट्रक्ट करना, डैमेज करना या मतलब जो पवित्र स्थल होते हैं उन पर मतलब और या फिर लोगों की धार्मिक भावनाओं को आहत करने की कोशिश करना, इसके लिए 2 साल की सजाए और फाइन दोनों इसमें हो सकते हैं। 295 में भी ये बताया कि जानबूझकर कोई व्यक्ति मेलिशियस एक्ट को इंटेंड करता है ताकि वो रिलीजियस सेंटिमेंट को भड़का सके, वो 295 में आता है। उसके बाद बात करते हैं, आपको 276 में बताया गया है कि सेल या फिर ऑफर एक्सेप्शनल फॉर द मेडिकल पर्पस, और इसके लिए जो जेल दी गई 6 मंथ जेल और फाइन दोनों ही दिया गया है। नेक्स्ट, अंडर द सेक्शन नंबर 29 ऑफ सीआरपीसी द कोर्ट ऑफ चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट में पास, देखिए इसमें उन्होंने जो इस बार आंसर जो दिया था वो उन्होंने ऑल ऑफ द अबव दिया था, जबकि इसका आंसर गलत है। इसका आंसर है सी। आपको तो पता ही होगा कि सीजीएम के पास कितने साल का पावर होता है, 7 ईयर्स होता है। तो सीजीएम साहब जो होते हैं उनके पास किसी भी व्यक्ति को 7 साल तक की सजा देने की वो होता है, लेकिन उन्होंने ऑल ऑफ द अबव दिया था, जो कि इसका एआईबी वालों का आंसर गलत है। नेक्स्ट, प्रोविजन रिगार्डिंग फाइलिंग ऑफ सूट्स बाय एन एलियन अंडर द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। सिविल प्रोसीजर कोड के तहत अगर कोई एलियन का मतलब होता है कोई दुश्मन नागरिक
या जो भारत में निवास करता है या जिसका भारत में रहता है या भारत में बिजनेस कैरी करता है इंडिया में, तो वो केवल और केवल सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लेने के बाद ही वो न्यायालय में अपने मामले को डाल सकता है। डेट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसका आंसर है डी, सेक्शन नंबर 83। सेक्शन नंबर 15 बताता है सूट शैल बी इंस्टीट्यूट इन द कोर्ट ऑफ द लोवेस्ट ग्रेड, यानी कि इसमें बताया गया कि अगर कोई भी मामला न्यायालय में अगर सिविल कोर्ट में डाला जाता है तो हमेशा लोवेस्ट कोर्ट में डाला जाएगा। 15 के बारे में बताता है। 21 बी जैसे कोई सेक्शन नहीं है। 21 में ये कहा गया कि नो सूट शैल बी चैलेंज द वैलिडिटी ऑफ द डिक्री पास्ड इन द फॉर्मर सूट बिटवीन द सेम पार्टीज, यानी कि कोई भी व्यक्ति उस सूट यानी कि उस मुकदमे में जिससे डिक्री पारित कर दी गई है और उस डिक्री के संबंध में किसी प्रकार के मुकदमे की वैलिडिटी को चैलेंज नहीं किया जाएगा, जो कि उन्हीं पक्षों के बीच में या दूसरे पक्षों के बीच में या जिन्होंने इसके संबंध में क्लेम किया है। नेक्स्ट। सो हाँ, आज तो फिनिश होता है। तो आप सब लोग से मेरा रिक्वेस्ट ये है कि आप लोग इसको मैक्सिमम से मैक्सिमम लाइक करें, शेयर करें और इन